को कहाँ पर चींटी काटा है? मुझे तो कोई चींटी नजर नहीं आ रही है। धानी अचानक अद्विजय के उसके पैरों पर हाथ रखने की वजह से गुदगुदी महसूस करते हुए हंसने लगी। उसने कहा, डैडी, शायद वो चींटी भाग गई होगी। अद्विजय की नजर जब अपनी बेटी के मायूस चेहरे पर गई तो वो जैसे उसके सारे नाटक समझ गया और उसने अचानक धानी को अपनी गोद में लेते हुए अलमारी तक गया। उसने अलमारी को खोल दिया और उसमें से एक रेड कलर का ज्वेलरी बॉक्स निकालकर बिस्तर पर रखा। उसने धानी को बिस्तर पर खड़ा किया। फिर उसने उस ज्वेलरी बॉक्स को खोला। ज्वेलरी बॉक्स के खोलते ही उसमें एक कलरफुल लाइट जलने लगी। धानी की नजर उसे ज्वेलरी बॉक्स में रखे डायमंड की पायल पर गई। पायल पर ब्लू कलर के छोटे छोटे डायमंड नीचे लटके और बीच बीच में काफी थे। वो पायल छोटे छोटे डायमंड लगे होने की वजह से छन छन कर रही थी। अद्विजय ने पूछा, क्या तुम्हें ये पसंद आए? धानी ने अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए, डैडी, ये बहुत ज्यादा सुंदर है, उसने अपने शब्दों को खींचते हुए कहा। फिर वो झुकी और उसने अपने दोनों हाथों से अद्विजय के चेहरे को पकड़कर उसके गाल पर चूमते दोबारा बोली, ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, मुझे ये पसंद किया है। अद्विजय ने मुस्कुराते हुए उन छोटी छोटी पायल को निकाला और धानी के पैरों में पहना दिया। धानी को पायल पहनने के बाद में अद्विजय की गोद में नहीं आई। वो बिस्तर से नीचे कुड़ी और गोल गोल घूमते हुए छन छन की आवाज करने लगी। आरोही भी तब तक रूम में आ चुकी थी। वो दरवाजे से टक्कर धानी को दंश करते हुए देख रही थी। धानी आरोही की ओर दौड़ी। आरोही ने अपनी साड़ी को हाथ में पकड़ा और उसे थोड़ा ऊपर उठाते हुए अपनी पायल दिखाई। आरोही की पायल भी सेम डिजाइन की थी, बस उसके पायल में लगे डायमंड थोड़े बड़े थे और उनका कलर पिंक था। अद्विजय ने अपनी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट 2 लोगों को देखते हुए कहा, तो तुम दोनों मेरे बर्थडे पर मुझे क्या देने जा रहे हो? ये सुनकर धानी कंफ्यूज होकर अद्विजय को देखने लगी और उसने कहा, डैडी, क्या आपका बर्थडे आने वाला है? ये सुनकर अद्विजय ने अपना सर हाँ में हिलाया। आरोही ने पूछने लगी, आपका बर्थडे कब है? मैं आपके लिए उस दिन कुछ स्पेशल बना दूंगी। ये सुनकर अद्विजय ने अपनी भौहें चढ़ाई और वो बोला, तुम कुछ स्पेशल तो रोज मेरे घर में रहने वाले उन बंदरों के लिए भी बनाती हो। ये सुनते ही आरोही ने कहा, फिर आपको क्या चाहिए? ये सुनकर अद्विजय बोला, वो तुम खुद डिसाइड करना। डैडी, मैं आपको उस दिन घूमने ले जाऊंगी, आपको आपकी फेवरेट आइसक्रीम खिलाऊंगी। धानी बोली। ये सुनकर अद्विजय ने अपनी आईब्रोज उठाई और बोला, अच्छा बच्चू, मेरे बर्थडे के दिन अपने विशेष पूरी करने का इरादा है। ये सुनकर धानी ने अपने दांत दिखा दिए। वही विराज ने दंश का इलाज किया। धीरे धीरे दंश को होश आ रहा था। दंश को जब होश आया, उसके सामने विराज, अग्नि और राजवीर जी ही थे। उसने वहां निकिता और कल्याणी दोनों को ही नहीं पाया। कल्याणी के जाने के बाद निकिता को देर नहीं लगी अपने पेरेंट्स को कॉल करने में। निकिता के पेरेंट्स दिवाली वाले दिन थोड़ी देर के लिए ही आए थे। आज वो अपनी बेटी को लेने आए थे। दंश जब बेहोश था तो राघव जी राजवीर जी से मिले और उन्होंने निकिता को अपने साथ ले जाने की रिक्वेस्ट की। राजवीर जी को तो पता ही नहीं था कि निकिता को दंश ने किडनैप किया हुआ है, मगर राघव जी को रिक्वेस्ट करता देख उन्होंने उस कमरे का दरवाजा खोल दिया था। निकिता अपने पापा के साथ वहां से निकल गई थी। जब वो लोग विला से जाने लगे तो निकिता ने अपने मॉम डैड को रोक लिया। राघव जी बोले, निकिता क्या हुआ, जल्दी से चलो यहाँ से। क्या तुम चाहती हो फिर से तुम्हें सजा मिले? ये सुनकर निकिता बोली, पापा देख रहे हैं इतने दिन में मेरी क्या हालत हो गई है। उन लोगों ने मुझे कितना तंग किया है और वहां दीदी अच्छी जिंदगी जी रही है। उनकी वजह से मेरे साथ जो हुआ, मुझे उसके लिए इंसाफ मिले। ये सुनकर राघव बोल, तो तुम उसके बदले में क्या चाहती है? पापा, प्लीज दीदी को एक बार कॉल कीजिए। प्लीज, मैं उन्हें सब सच बताना चाहती हूँ। जब उन्हें अपने पति का सच पता चलेगा तो देखना, वो अपने पति को छोड़ देंगे। ये सुनकर राघव जी गुस्सा करके बोले, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम अपनी बहन का घर तोड़ना चाहती हो? ये सुनकर निकिता जलते हुए, ओ पापा प्लीज, ज्यादा आइडियल चाचा जी बनने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी बेटी हूँ, आपका खून हूँ। आपको मेरे बारे में सोचना चाहिए। पता है मैं कितना टॉर्चर हुई हूँ। वो पागल औरत रोज मुझे मारती थी, मुझे खाना तक नहीं मिलता था। मम्मी, आप ही पापा को समझाइए ना। ये सुनकर ममता जी बोली, अपने पापा से तो कुछ उम्मीद ही मत लगाओ।
तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए कुछ किया भी है। हमें दूसरों की खैरातों पर ही जिंदगी बितानी पड़ी है। अगर तुम्हारे पापा कुछ कर पाते तो हमें क्या जरूरत थी दूसरों के सामने हाथ फैलाने की। ये कहकर उन्होंने अपना फोन निकाला और आरोही को कॉल कर दिया। आरोही ममता जी से बात करने के लिए अपने बेडरूम से बाहर निकली। जब उसने ममता जी की बात सुनी तो वो जल्दी से नीचे आ गई। बाहर आकर उसने उन तीनों को देखा। निकिता दौड़कर आरोही के गले लग गई और रोते हुए बोली, दीदी, दीदी देखिए मेरी क्या हालत हो गई है। क्या हुआ है तुम्हें? आरोही ने पूछा। दीदी दिखाई नहीं दे रहा है क्या? देखिए मेरे गाल पर कैसे थप्पड़ों के निशान हैं। और मेरी कलाई को देखिए, इस पर भी कितने निशान हैं। ये सुनकर आरोही ने उसके शरीर पर बने चोट के निशान देखे और पूछने लगी, ये कैसे हुआ है? ये सुनकर निकिता बोली, ये आपके हस्बैंड की वजह से हुआ है। वो एक दिन हमारे घर आए थे। उन्होंने जबरदस्ती बंदूक की नोक पर मेरी शादी अपने आदमी दंश से करवाई और तब से दंश मुझे यहाँ अपने फार्म हाउस में रखे हुए था। उसके साथ एक लड़की भी रहती है। वो रोज मुझे टॉर्चर करती थी। मुझे ये लोग खाना भी नहीं देते थे। दीदी, मैंने वो रिंग चुराई। इसके लिए क्या मुझे इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए? उस समय पर मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मजबूरी में मैंने उस रिंग को बेच दिया था। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो रिंग आपकी थी। मुझे लगा कि वो गलती से शादी के वक्त किसी और की रिंग वहां छूट गई होगी। ये सुनकर आरोही बोली, निकिता, चाहे वो रिंग मेरी ना होकर किसी और की हो, तुम्हें किसी के सामान को बेचने का हक नहीं। और दूसरी बात, दंश ने अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किया है तो पहले इस बारे में पूछना चाहूंगी। ये सुनकर निकिता बोली, मैं आपके सामने इस हालत में खड़ी हूँ तब भी आपको यकीन नहीं है दीदी। आप मुझसे प्यार नहीं करती ना। अगर गोलू होता तो आप उसके लिए क्यों कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती, या फिर उसको भी आप इग्नोर कर देते, क्योंकि अब आप इतने अमीर पति के साथ जो रह रहे हैं, आपको लग्जरियस लाइफ जीने की आदत लग चुकी है। बस तुमने बहुत बकवास कर ली। निकिता, मैं जब तक अद्विजय से इस बारे में पूछ नहीं लेती, मुझे इस बात पर यकीन नहीं होगा। ये कहकर उसने अपना फोन निकाला, मगर इससे पहले वो अद्विजय को बुलाती। अद्विजय अपने पॉकेट में हाथ डालकर आरोही की ओर आ रहा था। वो एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ काफी हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। अभी ऑफिस ना जाने की वजह से उसने सिर्फ ब्राउन कलर की शर्ट और पैंट पहनी हुई थी। वो अक्सर अपने शर्ट के 3-4 बटन खोल कर करता था, जिस वजह से काफी ज्यादा हॉट लगता था। वो अपने गहरी आवाज में बोला, आरोही। आरोही ने अद्विजय की आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखा। आरोही ने पूछने लगी, मेरी बहन के साथ क्या आपने वो सब किया? ये सुनकर अद्विजय ने डरी हुई निकिता की ओर देखा। फिर उसने अपना सर हाँ में हिलाते हुए सब एडमिट कर लिया। इस पर आरोही को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि तभी उसने अद्विजय पर हाथ उठा दिया, मगर जब तक उसका हाथ अद्विजय के गाल को छू पाता, अद्विजय ने उसके हाथ को पकड़ लिया और झुककर आरोही के कान में बोला, बेबी, डोंट डू दिस। यू कांट स्लैप मी फॉर दिस शिट फैमिली। ओह रियली? फॉर यू दिस इज शिट फैमिली? आप भूल रहे हैं मैं भी इसी फैमिली से आती हूँ। आरोही गुस्से में बोली, तो तुम कौन सी कोई प्रिंस लगती है? तुम में भी अकल की बहुत ज्यादा कमी है। वो तो मेरी संगत का असर है कि तुम में अब थोड़ा बहुत दिमाग आ गया है। ये सुनते ही आरोही ने कहा, अद्विजय, मैं मजाक के मूड में नहीं। आपने मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों किया? आरोही शिकायत भरे लहजे में बोली। आरोही की बात सुनकर अद्विजय बोला, डोंट यू नो तुम्हारी फैमिली कैसी है? ये यही सब डिजर्व करती है। और हाँ, दंश इस लड़की का हस्बैंड है। इस लड़की को अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहिए होगा। ये सुनते ही आरोही ने कहा, नहीं, मेरी बहन को मैं अब और टॉर्चर नहीं होने दूंगी। वो अपने घर जाएगी। ये सुनकर अद्विजय मुस्कुराया। इन लोगों ने तो अपना घर तक बेच दिया था। अब मैं जब चाहूं इन लोगों को उस घर से धक्के मारकर निकाल सकता हूं। ये सुनकर आरोही चिल्लाकर बोली, अद्विजय, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये सुनकर अद्विजय मुस्कुराते हुए बोला, मैं ऐसा कर सकता हूँ बिकॉज इन लोगों ने मेरी फैमिली के लोगों को कई बार हार्म पहुंचाने की कोशिश की है। दे डिजर्व दिस। आरोही अद्विजय की बात पर कुछ रिएक्ट करती, उससे पहले ही वहां धानी और मिस्टी आ गए। धानी ने निकिता, ममता और राघवजीत तीनों को देखा और वो अपनी जगह पर ठहर गई। आरोही ने जाकर धानी को अपनी गोद में लिया और वो बोली,
अद्विजय, अगर आपके लिए मैं भी अपनी फैमिली की तरह एक बेवकूफ इंसान हूँ, मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ से जा रही हूँ। एपिसोड 136। आरोही, तुम यहाँ से नहीं जाओगी। अद्विजय ने अपने एक एक शब्द पर जोर डालते हुए गुस्से से कहा। आरोही ने कहा, मैं यहाँ से अभी के अभी जा रही हूँ, धानी चलो। मम्मा क्या हुआ है, हम कहाँ जा रहे हैं? धानी ने पूछा। ये सुनते ही आरोही ने कहा, धानी, हम आपके नाना नानी के घर जा रहे हैं, आपके डैडी को अब हमारी जरूरत नहीं है। धानी खामोश हो गई। वो अपने मम्मा के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। आरोही धानी को अपनी गोद में लेकर 2 कदम बढ़ी, मगर अद्विजय ने आरोही का हाथ पकड़ लिया। आरोही ने अपना हाथ अद्विजय से छुड़ाया। अद्विजय बोला, तुम इसके लिए पछताओगी। ये सुनते ही आरोही ने कहा, मैं पछताने के लिए भी तैयार हूँ, मगर अपनी फैमिली के साथ कुछ बुरा होते हुए नहीं देख सकती। अद्विजय अपने दांत भींचते हुए आरोही को देख रहा था। तब तक राजवीर जी फार्म हाउस से आ गए थे। उन्होंने जब आरोही को धानी को ले जाते हुए देखा तो वो आकर बोले, आरोही, तुम कहाँ जा रही हो? आरोही ने कहा, पापा, मैं अपने घर जा रही हूँ। इन्होंने आज मुझे काफी डिसअपॉइंट किया है। इन्होंने जबरन मेरी बहन की शादी दंश से कराई। राजवीर जी बोले, मैं जानता हूँ। आरोही ने हैरान होकर राजवीर जी को देखा। राजवीर जी बोले, गलत मत समझो, मुझे अभी पता चला है दंश काफी बीमार था और उसने ही निकिता को कमरे में बंद किया हुआ था। जब मैं उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए फार्म हाउस गया तो मुझे पता चला कि उसने निकिता को एक कमरे में कैद किया हुआ था। मैं भी उसके इस कदम से काफी परेशान हूँ, मगर तुम्हें इस तरह घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तुम्हें बैठकर सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए। फिर उन्होंने राघव जी की ओर देखा और हाथ जोड़कर बोले, प्लीज अंदर आइए, बैठकर बातें करते हैं और हम निकिता के डाइवर्स के बारे में सोच सकते हैं। राजवीर जी के कहने पर वो सभी विला के अंदर चले गए। अद्विजय गुस्से में ऑफिस चला गया। ऑफिस जाकर उसने अपने फोन को देखा। सुबह जब आरोही उसके फोन में झांक रही थी तब वो राहुल से बात कर रहा था। उसने कल रात ही राहुल को अपनी कैद से आजाद कर दिया था, क्योंकि आरोही के लव कन्फेशन के बाद उसे राहुल को कैद करने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। और आज सुबह उसने आरोही की आवाज रिकॉर्डिंग राहुल को भेजी थी। आरोही का लव कन्फेशन राहुल के लिए काफी ज्यादा हैरान करने वाला था। राहुल अद्विजय के सबसे बड़े दुश्मन की मदद लेकर अद्विजय को बर्बाद करना चाहता था। वहीं रावत विला में राजवीर जी के समझाने पर ममता को शांत हुई। उसने कहा, देखिए, हमारी बेटी उस डिलीवरी बॉय के साथ नहीं रह सकती। मैं चाहती हूँ कि उसका डाइवोर्स हो जाए, और वैसे भी ये शादी जबरन करवाई गई थी। मैं अपनी बेटी की जिंदगी से खराब नहीं होने दे सकती। वो सुंदर है, इंटेलिजेंट है, वो एक अच्छा हमसफर डिजर्व करती है। राजवीर जी आपकी बेटी होती तो क्या आप उसकी शादी ऐसे होने देते? राजवीर जी बोले, देखिए, आरोही को मैंने अपनी बेटी की तरह ही माना है और निकिता उसकी बहन है, तो वो भी मेरे लिए मेरी बेटी की तरह है। मैं दंश से बात करूंगा। अगर उसने सिर्फ अद्विजय के कहने पर यह शादी की है तो मैं उससे कहूंगा कि वो निकिता को उसकी जिंदगी जीने दे। ममता खुश हो गई। उसने कहा, राजवीर जी, वैसे अब जब आप तलाक करवा ही रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि आपके बेटे ने जो हमारे साथ किया है, हमें उसके लिए कुछ हर जाना मिलना चाहिए? अब आपको पता है कि मेरी बेटी का तलाक होने वाला है, तो कहाँ कोई अच्छा लड़का मेरी बेटी को दिखेगा? क्यों ना आप मेरी बेटी को आपके जानने वाले किसी अच्छे घराने के बेटे से मिलवाओ। अनिका ने राजवीर की ओर देखा। अनिका समझ रही थी कि ममता क्या चाहती थी। तभी आरोही किचन से उन सभी के लिए नाश्ता लेकर आई। राघव जी चाय पीने के बाद आरोही से बोले, आरोही बेटा, क्या तुम बता दोगी यहाँ वॉशरूम कहाँ पर है? आरोही राघव जी को वॉशरूम की ओर छोड़कर आ गई। राघव जी अचानक वॉशरूम में नहीं गए, बल्कि वो उस एरिया में गए जहाँ पर धानी खेल रही थी। धानी एक छोटी सी बॉल से खेल रही थी। कल रात को दिवाली सेलिब्रेट करते ही प्रीता और मानव अपने अपार्टमेंट के लिए निकल गए थे, जिस वजह से धानी अकेली बोर महसूस कर रही थी। राघव जी उसके पास आए। उन्होंने अचानक धानी के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, धानी, क्या आप नानू के साथ खेलना नहीं चाहते? धानी ने अपनी छोटी छोटी आंखों को टिमटिमाया।
राघव जी ने धानी को अपनी गोद में उठाया और वो इधर उधर देखते हुए उसे लेकर एक कमरे के अंदर गए। उन्होंने धानी को बिस्तर पर बैठाया और वो धानी के कंधे को पकड़कर उसे देखने लगे। जब उन्होंने अपना दूसरा हाथ धानी के पैरों पर रखा और उसे सहलाने लगे तो अचानक धानी रोने लगी। राघव जी ने धानी के मुंह को बंद किया। धानी और ज्यादा रोने लगी। राघव जी धानी को लेकर रावत विला से जाना चाहते थे, मगर वो धानी को लेकर जाना चाहते थे, लेकिन टाइट सिक्योरिटी के कारण कैसे भी यहाँ से नहीं जा सकते थे। इसलिए उन्होंने धानी के मुंह को बंद करते हुए उसे अपनी गोद में पकड़ा और जाकर दरवाजे को बंद कर दिया। धानी अपने छोटे छोटे हाथ मारकर खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो खुद को कहाँ इतने बड़े शैतान से बचा सकती थी। राघव जी वाकई में एक शैतान थे। अपनी जवानी के दिनों से ही उन्हें अपनी उम्र की नहीं बल्कि छोटी छोटी बच्चियों पसंद आई थी। वो आसपास रहने वाले परिवारों की उन छोटी छोटी बच्चियों को निशाना बनाते थे जो महज 3-4 साल की होती थी, जिस वजह से वो बच्चियों अपने साथ हुई हरासमेंट के बारे में भी अपनी फैमिली को बता नहीं पाती थी। राघव जी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे, वहाँ भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था, मगर उन स्कूलों ने अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए सिर्फ उन्हें जॉब से निकाला था और उन बच्चों के पेरेंट्स को कभी कुछ नहीं बताया था। शरीफी का चोला ओढ़े हुए राघव जी न जाने कितनी बच्चियों को ट्रायमाटाइज कर चुके थे, यहाँ तक कि उन्होंने सौम्या को भी नहीं छोड़ा था। जब सौम्या छोटी थी तभी से वो छोटी सी सौम्या को डरा धमकाकर कहते थे कि अगर उसने किसी को बताया तो वो सबको बता देंगे कि कैसे उन्होंने सौम्या की बड़ी बहनों के साथ भी ऐसा ही किया था। इस वजह से सौम्या के परिवार की काफी बदनामी होगी। अब सौम्या के बाद उन्होंने धानी को निशाना बनाया था। जब आरोही की वरुण से शादी हो रही थी, उस दिन भी उन्होंने धानी हो स्विमिंग पूल में धक्का देकर बहाने से उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी, मगर सौम्या ने आकर धानी को बचा लिया था। राघव जी ने कभी ये हरकत आरोही के सामने या फिर आरोही के साथ करने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वो आरोही के साथ अगर ऐसा करते तो वो काफी पहले बर्बाद हो चुके होते। आरोही के मॉम डैड जिन्होंने उसे गोद लिया था, वो आरोही से बहुत प्यार करते थे। उन्हें नहीं पता था कि राघव जी किस तरह के इंसान थे। दरअसल आरोही एक काफी मिस्टीरियस फैमिली की बेटी थी। वो फैमिली अपनी बेटी को छुपाकर रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने राघव के बड़े भाई से कहा कि वो आरोही को गोद ले और उसे गुमनाम जिंदगी जीने के लिए अपने साथ ले जाएं। मगर जब एक एक्सीडेंट के कारण उन दोनों की मौत हो गई और आरोही की जिम्मेदारी राघव जी के ऊपर आ गई, मगर इसके बदले उन्हें अच्छी खासी रकम मिलती थी, उन्होंने उस पैसे से गलत ही काम किया। गैम्बलिंग क्लब्स में जाकर वो कई बार लाखों रुपए हार चुके थे। जब आरोही की राहुल से शादी हुई और वो 4 साल तक गुप्ता हाउस में रही, तब राघव जी को पैसे मिलने बंद हो गए थे। अब जब आरोही वापस आ चुकी थी तो वो उम्मीद कर रहे थे कि वो मिस्टीरियस लोग आए और उन्हें वापस पैसे दे, मगर उन्होंने दोबारा राघव जी को कांटेक्ट नहीं किया था। राघव जी ने कई बार उन लोगों को खुद से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, मगर उन्हें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। इस वक्त उन्हें नहीं पता था कि धानी अधिवजय की सगी बेटी थी और वो धानी पर जान छिड़कता था। अगर उन्हें ये बात पता होती तो शायद वो धानी को हाथ भी लगाने की हिम्मत नहीं कर पाते। इसी बीच जब उन्होंने धानी का मुंह काफी फोर्स के साथ दबाया तो धानी बेहोश हो गई। अचानक अद्विजय, जो अपने ऑफिस में क्लाइंट से मीटिंग कर रहा था, उसके फोन में अचानक से वाइब्रेशन हुई। अद्विजय ने अपने पेंट पॉकेट से फोन को निकाला तो वहां पर एक ब्लू कलर का साइन शो हो रहा था। उस साइन को देखते ही अद्विजय ने अचानक अपनी भौहें सिकोड़ ली और वो अपनी गहरी आवाज में बोला, आई एम सॉरी एवरीवन, आज ये मीटिंग यहीं पर क्लोज की जाती है। ये कहकर वो मीटिंग रूम से बाहर निकला। जल्दी से पार्किंग में आकर वो अपनी कार में बैठा और अपने विला की ओर निकल गया। वो एक हाथ से ड्राइव करते हुए दूसरे हाथ में अपने फोन को पकड़े हुए था। विला के अंदर आकर उसने ममता अग्रवाल, आरोही और राजवीर जी को बैठे देखा। फिर वो अपने फोन को हाथ में पकड़कर आगे बढ़ गया और आखिर में वो उस दरवाजे के पास आया जहाँ के दरवाजे के पीछे धानी और राघव जी थे। अद्विजय ने उस रूम के बाहर आकर नॉक किया, मगर अंदर से दरवाजा नहीं खुला। तो आखिर में वो कुछ कदम पीछे गया और फिर उसने लात मारकर दरवाजे को तोड़ा। राघव जी घबरा चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन अंदर आ रहा था। उन्हें लगा
कि वो अब पकड़े जाएंगे, इसलिए उन्होंने जल्दी से धानी को अपनी गोद में उठाया। जैसे ही अद्विजय दरवाजा तोड़कर अंदर आया, राघव की धानी को गोद में लेकर बोले, बेटा जल्दी देखो, धानी को न जाने क्या हो गया है, वो बेहोश हो गई है। ये सुनकर अद्विजय ने जल्दी से धानी को अपनी गोद में लिया और वो उसे लेकर बाहर दौड़ने लगा। आरोही ने जब धानी को अद्विजय की गोद में देखा तो वो आगे बढ़ी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मगर तभी अद्विजय ने गुस्से में उसके हाथ को दूर झटक दिया और धानी को अपने साथ लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। आरोही बदहवास सी अद्विजय के पीछे भागने लगी। उसे पता भी नहीं चला था कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ है। घर में आज राजवीर जी के अलावा कोई नहीं था। राजवीर जी आरोही के पास आए और बोले, जल्दी से कार में बैठो, मैं अद्विजय को फॉलो करूंगा। आरोही राजवीर जी के साथ कार में बैठी राजवीर जी ने कार को ड्राइव किया और अद्विजय की कार का पीछा किया। अद्विजय काफी स्पीड के साथ कार को ड्राइव करते हुए हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर ने जब अद्विजय को हॉस्पिटल में देखा तो वो धानी को अटेंड करने के लिए अद्विजय के पास आए। धानी को हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड के बिस्तर पर लेटाकर अद्विजय ने धानी के माथे पर हाथ रखा। डॉक्टर ने धानी का चेकअप करने से पहले अद्विजय से कहा, मिस्टर रावत, प्लीज आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए। ये सुनकर अद्विजय ने डॉक्टर को एक काफी डरावना लुक दिया, जिस वजह से डॉक्टर भी घबरा गए। वो फिर दोबारा अद्विजय से बाहर जाने के लिए नहीं कह पाए। डॉक्टर ने धानी को चेक किया और वो बोले, सफोकेशन की वजह से ये बेहोश हो गई है। लगता है किसी ने इनके मुंह को दबाने की कोशिश की है। देखिए, उनके मुंह पर किसी के उंगलियों के निशान भी हैं। ये सुनकर अद्विजय के चारों ओर एक कोल्ड ऑरा नजर आने लगा। उसकी मुठिया गुस्से से भींच गई और उसकी नीली नशे भी दिखाई देने लगी। डॉक्टर ने फिर धानी के हाथ पैर को चेक किया तो उन्होंने धानी के कंधे पर काटने का निशान देखा। जब अद्विजय की नजर उस निशान पर गई तो उसकी आंखों में जैसे ज्वाला दहकने लगी। उसने गुस्से में पास में रखी एक टेबल पर हाथ मारा। अचानक डॉक्टर अद्विजय के ऐसा करने से डर से कांप गए। उन्होंने डरते हुए कहा, लगता है आपकी बेटी को किसी ने हरास करने की कोशिश की है। हमें किसी एनजीओ को कॉल करना चाहिए। ये सुनकर अद्विजय बोला, मैं दूंगा, इस इंसान को सजा, कोई नहीं आएगा हमारे बीच। ये कहकर वो धानी को देखने लगा। वो धानी के पास बैठा और फिर उसने अपने हाथ को धानी के सिर पर रखा और उसे सहलाने लगा। अचानक अद्विजय के कानों में एक आवाज पड़ी, अद्विजय, क्या धानी ठीक है? अद्विजय ने उस आवाज की ओर मुड़कर देखा तो उसके सामने सिया खड़ी थी। वो अपना परेशान सा चेहरा लिए वार्ड के अंदर आई। उसने जाकर धानी के सिर पर हाथ रखा और बोली, क्या हो गया है मेरी धानी को? अद्विजय ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। जब उसकी नजर धानी के घाव पर पड़ी तो उसने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखे और हैरान होकर बोली, हे भगवान, अद्विजय, हमारे धानी के साथ ये किसने किया है? सिया, जाओ यहाँ से। वो बोला, नहीं, मैं धानी को इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगी। तभी भागती हुई आरोही और राजवीर जी भी वहां आए। आरोही ने धानी को देखते हुए कांपती आवाज में कहा, अद्विजय, क्या हुआ है धानी को? ये क्यों अपनी आंखें नहीं खोल रही है? अद्विजय, प्लीज मुझे कुछ तो बताइए। इस पर अद्विजय ने कोई जवाब नहीं दिया। आरोही ने अद्विजय की बाजू को पकड़ा और उसके बाजू को हिलाते हुए फिर से पूछा, मगर अद्विजय ने इस पर आरोही को घूर कर देखा और उसके दोनों हाथों को अपने बाजू से हटा दिया। कुछ ही देर में धानी होश में आ गई। अद्विजय ने प्यार से धानी के हाथ को पकड़ लिया। धानी अचानक से बिस्तर से उठी और उसने अद्विजय को कसकर गले लगा लिया। अद्विजय महसूस कर सकता था कि धानी कांप पर थी। अद्विजय ने प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फिराया। धानी ने फिर आरोही की ओर देखा और उसने अपना मुंह खोला, मगर उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था। आरोही आगे आई और उसने अपने हाथ आगे फैला दिए। तभी सिया ने कहा, आरोही, उसे अद्विजय की गोद में ही आराम करने दो। आरोही सिया की बात सुनकर अपना सर झुकाकर वहीं खड़ी हो गई। धानी फुसफुसाई, डैडी, मुझे आपसे कुछ कहना है। गाइज, अभी कुछ चैप्टर के बाद मैं अद्विजय और आरोही का असली वाला रोमांस लेकर आऊंगी। कीप सपोर्टिंग मी। एपिसोड 137। धानी फुसफुसाई, डैडी, मैं घर जाना चाहती हूँ। ये सुनकर अद्विजय बोला, ठीक है। फिर वो धानी को अपनी गोद में लिए वहां से जाने लगा। अचानक उसने पूछा,
धानी, क्या तुम कुछ खाना चाहोगी? आइसक्रीम, कॉटन कैंडी? धानी ने ना में सर हिला दिया और अपना सर अद्विजय के कंधे पर रखकर बोली, नहीं डैडी, मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। अद्विजय ने धानी की पीठ को सहलाते हुए कहा, सॉरी, डैड तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। ये सुनकर धानी कुछ नहीं बोली। अद्विजय का दिल टूटा हुआ महसूस हो रहा था। वो धानी को लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकलकर जाने लगा। अचानक राजवीर जी उसके सामने आ गए और बोले, अद्विजय, आरोही को तुम क्यों इग्नोर कर रहे हो? वो धानी के लिए चिंता कर रही है। ये सुनकर अद्विजय बोला, आप होते कौन है मुझे ऑर्डर देने वाले? अद्विजय वहां से चला गया। आरोही अद्विजय को देख रही थी। राजवीर जी ने आरोही के कंधे पर हाथ रखा। आरोही ने अपना सर राजवीर जी के सीने में छुपा लिया और वो रोते हुए बोली, पापा, अद्विजय को क्या हो गया? मैं कुछ बता भी नहीं रहे हैं। आपने देखा ना, धानी कितनी डरी हुई है, उसे क्या हुआ है? राजवीर जी बोले, आरोही शांत हो जाओ, थोड़ी ही देर में सब कुछ पता चल जाएगा। अभी अद्विजय बस धानी के लिए तुम्हारी तरह ही परेशान है। चलो अब घर चलते हैं। वो आरोही को अपने साथ लेकर चले गए। वहीं अद्विजय ने रावत विला के अंदर जाकर देखा तो वहां पर ममता अभी भी मौजूद थी। अद्विजय ने अचानक धानी की ओर देखा। धानी अद्विजय के कंधे पर ही अपना सिर रखकर सो गई थी। अद्विजय अपने कदम आगे बढ़ाते हुए जाने लगा। तभी ममता बोली, अरे अद्विजय बेटा। उसने इतना ही बोला था कि अद्विजय उसकी ओर मुड़कर गुस्से से देखने लगा। वो आंखों में ही उसे चुप रहने का धमकी दे रहा था। ममता अचानक अद्विजय की आंखों में इतना गुस्सा देखकर चुप हो गई। निकिता ने ममता का हाथ पकड़ा और बोली, मम्मी चलो ना, यहाँ से मुझे डर लग रहा है, कहीं ये फिर से हमें कोई सजा ना दे दे। दोनों फिर रावत विला से बाहर निकल गई। अद्विजय धानी को बेडरूम में लेकर आया और उसने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। धानी को सुलाने के बाद उसने दंश को कॉल किया, मगर दंश कॉल पिक नहीं कर रहा था क्योंकि वो अभी भी बीमार था। अद्विजय फिर बालकनी में गया और उसने अपनी सिगरेट जलाई। जब वो ऑफिस में था तो उसे धानी की हालत के बारे में उसकी पैरों में पहनी पायल की वजह से पता चला था। धानी के दोनों पैरों की पायल में डायमंड के बीच एक नकली डायमंड लगा हुआ था। उस डायमंड के अंदर एक इस तरह का डिवाइस था कि अगर धानी किसी भी इंसान को देखकर काफी ज्यादा घबराती है तो वो डिवाइस सिग्नल भेजने लगता था। इस डिवाइस की वजह से अद्विजय को धानी के बारे में पता चला था और वो सब कुछ छोड़कर धानी को बचाने आ गया था। धानी को वो इस हालत में नहीं देख पा रहा था। वो आरोही को भी इस वजह से इग्नोर कर रहा था क्योंकि धानी के साथ ये सब आरोही के ही परिवार के सदस्य ने किया था। वो इस वजह से आरोही को भी माफ नहीं कर पा रहा था। आरोही जब बेडरूम में आई तो अद्विजय को पता चल गया। बालकनी से अद्विजय बेडरूम में आया और उसने आरोही को गुस्से से कहा, आगे एक कदम भी मत रखना। आरोही अपनी ही जगह पर रुक गई और वो कमजोर आवाज में बोली, अद्विजय क्या हुआ है? आप मुझे इस तरह बात क्यों कर रहे हैं? मुझे धानी के बारे में कुछ जानने का हक नहीं है क्या? अद्विजय माँ हूँ मैं उसकी, मैंने उसे जन्म दिया है। आप मेरे बारे में बिल्कुल भी क्यों नहीं सोच रहे हैं? आरोही ने अपनी आंखों से आंसू पहुंचने हुए कहा। अद्विजय आगे बढ़ा। उसने आरोही की बाजू को कसकर पकड़ा और उसे वॉशरूम की ओर खींच कर ले गया। वॉशरूम में आकर उसने शावर को ऑन कर दिया ताकि वो आरोही से जो भी कहे उसे धानी ना सुन पाए। शावर को ऑन करने के बाद अद्विजय ने आरोही की आंखों में देखा और उसे कहा, आरोही, तुम्हारी वजह से आज धानी की ये हालत हुई है। कैसी माँ हो तुम? यहाँ होते हुए भी धानी का ख्याल नहीं रख पाई। आज धानी के साथ कितना बड़ा हादसा होने वाला था। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। आरोही ने कहा, लेकिन मुझे बताइए तो धानी के साथ क्या हुआ है? अद्विजय ने आरोही के गाल को पकड़ा और उसे शावर के नीचे लाते हुए बोला, उसे हरास करने की कोशिश की गई है। मेरी 4 साल की बेटी को तुम्हारी वजह से ये सब फेस करना पड़ रहा है। देखा तुमने वो किस तरह से डर रही थी, किस तरह से उसने मुझे पकड़ा हुआ था। उसे दर्द में देखकर मुझे कितनी तकलीफ हो रही थी। आरोही ने कहा, अद्विजय तकलीफ मुझे भी हो रही है। धानी के साथ ये हुआ। सच में मैं एक बहुत बुरी माँ हूँ। ये कहते हुए आरोही दीवार से सटकर नीचे बैठ गई। अद्विजय ने आरोही के पास नीचे झुककर उसकी चिन्ह को पकड़ा और उसे ऊपर उठाते हुए कहा, आरोही,
मैं ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। उसने आरोही का हाथ पकड़ा और वो आरोही को बाहर लेकर आया। आरोही ने बिल्कुल भी आवाज नहीं की, क्योंकि वो धानी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। नीचे अद्विजय को अनिका जी और राजवीर जी दोनों मिले। अद्विजय जब आरोही को खींचकर कहीं ले जाने लगा तो अनिका जी बोली, अद्विजय, तुम आरोही को कहाँ ले जा रहे हो? और इसके कपड़े, ये भीगी हुई है। अद्विजय चिल्लाया, आप दोनों लोग चले जाओ, मेरे घर से कोई रिश्ता नहीं है मेरा, आप लोगों से जस्ट गेट लॉस्ट। अनिका जी सहम गई और उन्होंने हैरान होकर कहा, अद्विजय, रिश्ता कैसे नहीं है? जन्म दिया है मैंने तुम्हें। अद्विजय बोला, आई डोंट केयर, मेरे लिए आप दोनों मर चुके हो, चले जाइए यहां से। अनिका जी का दिल पूरी तरह टूट गया। राजवीर जी गुस्से में बोले, अद्विजय, तुम अपनी माँ से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? तो तुम में बिल्कुल भी तमीज नहीं है, वो तुमसे कितना प्यार करती है। अद्विजय अपने शब्दों पर जोर डालते हुए बोला, आई सेड आई डोंट केयर अबाउट एनीवन, यू आर नथिंग फॉर मी, आई एम नॉट योर सन। राजवीर जी अद्विजय से इतनी कड़वे शब्द सुनकर वहां एक पल भी नहीं रह सके। उन्होंने अनिका जी के कंधे पर हाथ रखा और वो अनिका को लेकर वहां से चले गए। आरोही ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अद्विजय, आपको गुस्सा करना है, मुझ पर गुस्सा कीजिए, लेकिन माँ पापा से आप इस तरह बिहेव मत कीजिए प्लीज। वो आपके मॉम डैड है, धानी के दादा दादी हैं। अद्विजय ने आरोही की ओर देखा। उसने फिर से आरोही के हाथ को कसकर पकड़ा और उसे विला से बाहर लेकर आया। उसने आरोही को बाहर खड़ा किया और कहा, मेरे घर में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं। आरोही, तुम फेल हो चुकी हो, एक माँ के तौर पर और एक बीवी के तौर पर चली जाओ यहाँ से। अद्विजय पलटा। आरोही ने कहा, अद्विजय। मगर अद्विजय ने आरोही की एक न सुनी और वो विला के अंदर जाते हुए सिक्योरिटी गार्ड से बोला कि आरोही को अंदर न आने दिया जाए। जब वो विला के अंदर चला गया तो आरोही कमजोर होकर गार्डन में ही बैठ गई। वहीं दंश का ट्रीटमेंट करने के बाद विराज और अग्नि दोनों वहां रुके हुए थे। जब दंश को होश आया तो उसकी नजरें अग्नि की भूरी आंखों से मिली। उसने कहा, तुम कौन हो? अग्नि ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, आई एम अग्नि सिंह रावत। दंश मुस्कुराया और बोला, तो तुम रावत हो? क्या कोइंसिडेंट है? अग्नि बोला, तो क्या आप भी रावत हैं? दंश ने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं नहीं, मेरे बॉस रावत है ना। अग्नि ने टेबल की ओर इशारा करते हुए कहा, ये आपकी दवाइयां हैं, आपको ही इन्हें 3 टाइम लेना है। दंश अपने सर को सहलाते हुए बोला, क्या तुम डॉक्टर हो? अग्नि ने कहा, नहीं, मैं डैड का असिस्टेंट हूं। दंश ने शांत बैठे विराज को देखा। विराज ने कहा, मैं डॉक्टर विराज हूं। अब तक तुम्हारा बुखार उतर चुका है, सो मुझे यहां से जाना चाहिए। दंश ने कहा, मेरा इलाज करने के लिए थैंक्स। विराज उठा और उसने अग्नि को अपनी गोद में ले लिया और वो वहां से जाने लगा। तभी दंश ने कहा, अरे रुकिए, आपने मेरा इलाज किया है तो कम से कम अपनी फीस तो लेते जाइए। इस पर विराज ने कहा, नो थैंक्स। दंश ने कहा, अरे ऐसे कैसे, कम से कम चाय तो पीते जाइए। उसने आवाज लगाई, कल्याणी, जरा उनके लिए चाय बनाकर लाना। कल्याणी। ये कहने के बाद उसे अपनी बात का कोई जवाब नहीं मिला। वो बार बार कल्याणी का नाम चिल्लाने लगा। विराज ने कहा, आप किस पर चिल्ला रहे हैं? मैं काफी घंटे से यहाँ पर हूँ। यहाँ पर कोई कल्याणी या कोई लड़की ही नहीं है, मैं और आप ही थे यहाँ पर। दंश ने कहा, क्या सच में यहाँ पर एक भी लड़की नहीं है? विराज ने हाँ में सर हिलाया। दंश ने मन में कहा, लगता है मेरी बीमारी का खूब फायदा उठाया गया है। फिर वो विराज से बोला, अरे डॉक्टर साहब, आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है, प्लीज रुक जाइए, मैं खुद ही चाय बनाकर लेता हूँ। ये कहकर वो उठा। उसने अपने पैर को पकड़ा और दर्द से खराहते हुए बोला, अरे मेरे पैर में कितना दर्द हो रहा है, इसे क्या हो गया है? विराज ने कहा, लेट मी चेक। उसने दंश के पेंट को थोड़ा ऊपर किया और उसके पैर को चेक किया, मगर दंश के पैर पर सिर्फ उसके बड़े बड़े बालों के अलावा कुछ नहीं मिला। उसने कहा, आपको कोई चोट तो नहीं आई है? दंश ने कहा, लगता है कोई अंदरूनी चोट है, मैं आपके लिए चाय नहीं बन पाऊंगा, माय बेड। विराज ने कहा, ठीक है, मुझे बता दीजिए किचन कहाँ है, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाता हूँ।
दंश ने जल्दी से अपनी उंगली उठाई और किचन की ओर इशारा किया। वहां कोई किचन तो नहीं, बस खाना बनाने के लिए नीचे गैस और सिलेंडर, साथ में कुछ छोटी छोटी डिब्बी में सामान रखा हुआ था। जब विराज चाय बनाने लगा तो अग्नि उसे डिब्बियों को उठाकर सामान देने लगा। फिर दंश बिस्तर पर लेटा और स्माइल करने लगा। उसके पैर में कोई चोट नहीं आई थी, बस उसे चाय पीने की काफी तालाब हो रही थी। इसीलिए उसने बहाना मारकर विराज को ही चाय बनाने के लिए कह दिया। जब उसके सामने चाय पेश की गई तो विराज को देखते हुए दंश ने कहा, आप भी पीजिए। इस पर विराज और अग्नि ने अपना अपना कप उठाया और चाय पीने लगे। जब दंश ने स्माइल करते हुए चाय का एक बड़ा सा घूंट भरा तो उसने चाय को अचानक से थूक दिया और बोला, इस चाय में चीनी तो है ही नहीं, आप लोग कैसे इस चाय को पी रहे हैं? इस पर विराज ने कहा, क्या चाय में चीनी भी डालते हैं? लेकिन मैं तो बिना चीनी की चाय पीता हूँ। बेईमानी करने की वजह से दंश को फीकी और कड़वी चाय पीनी पड़ी थी। चाय पीने के बाद अग्नि और विराज वहाँ से जाने लगे। जाने से पहले विराज नहीं ने सिया को कॉल किया। सिया ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। तभी विराज ने अपने फोन को खोलकर देखा तो उसे राहुल के काफी सारे मैसेज आए थे। विराज ही राहुल की तब से मदद कर रहा था। उसने राहुल को कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसे अब राहुल की कोई जरूरत नहीं थी। अग्नि ने विराज को देखा और बोला, डैडी, क्या हम यहीं रहने वाले हैं? विराज ने कहा, हाँ अग्नि, कुछ दिनों के लिए तो हमें यही रहना होगा। तुम्हारी सिया आंटी यही चाहती हैं कि हम यही रहे। अग्नि खामोश रहा। अचानक अग्नि ने कहा, डैडी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। इस पर विराज थोड़ा चौकन्ना हो गया। अग्नि ने पूछा, क्या इस फैमिली से आपका कोई रिश्ता है? इस पर विराज ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके मना करने पर अग्नि ने कोई सवाल नहीं किया। उसने ये सवाल ऐसे ही नहीं किया था। उसे पूरी तरह से शक था क्योंकि विराज के फेशियल फीचर्स राजवीर जी से काफी ज्यादा मिलते थे और इससे बड़ा कौन कोइंसिडेंस ये था कि अग्नि खुद आरोही की तरह दिखता था। अग्नि को काफी ज्यादा यकीन होता जा रहा था कि शायद आरोही ही उसकी जन्म देने वाली माँ थी। मगर जब उसने विराज के चेहरे पर आरोही को देखकर कोई खास एक्सप्रेशन नहीं देखे तो उसे अपनी सोची हुई बात पर ही डाउट होने लगा था। वहीं विराज ने अग्नि के सवाल पूछने पर उसे मना तो कर दिया था, मगर वो सच्चाई को कब तक छुपा सकता था? विराज अद्विजय का सबसे बड़ा दुश्मन होते हुए भी उसका अपना था, उसका खून था, वो रावत परिवार का हिस्सा था। विराज अद्विजय के चाचा चाची का इकलौता बेटा था जिसे वो दोनों जान से ज्यादा प्यार करते थे और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने अद्विजय को मोहरा बनाया था। उन्होंने कभी दुनिया को ये पता नहीं चलने दिया था कि विराज उनका बेटा था। उन्होंने विराज को हमेशा छुपा कर रखा। उसे अपने बुरे कामों के बारे में भी कभी पता नहीं चलने दिया। कभी उसे ये भी पता नहीं चलने दिया था कि विराज के दादा दादी और बाकी का परिवार कौन था और कहाँ रहता था। विराज के मॉम डैड को जब अद्विजय मिला था तो उन्होंने सोचा था कि वो दुनिया की नजरों में अद्विजय को अपना वारिस दिखाएंगे ताकि उनके दुश्मन सिर्फ और सिर्फ अद्विजय को टारगेट करें और अद्विजय भी उनकी कठपुतली बनकर रहे जब तक वो जिए। इस प्लान के तहत ही उन्होंने अद्विजय को ट्रेन किया था, मगर उन्हें कहाँ पता था कि अद्विजय एक लड़की के लिए उन्हें ही धोखा दे देगा और उनकी जान ले लेगा। जब विराज के मॉम डैड की डेथ हो गई थी तो विराज के मॉम डैड का एक खास आदमी विराज के पास आया था। विराज लंदन के काफी बड़े स्कूल में पढ़ता था। हादसे के कुछ सालों बाद वो अपने मॉम डैड की मौत के बाद वापस आया था। उसने अद्विजय से बदला लेने से पहले उसके बारे में हर छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन पता करवाई थी। तब उसे एक ऐसा सच पता चला था, जी सच के बारे में अद्विजय शायद अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी पता नहीं कर सकता था, क्योंकि वो सच विराज और सिया के बीच ही था और कोई उस सच को जान ही नहीं सकता था। आखिर क्या था वो राज?